बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज के सेशन में हम सीफेप 5 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने विंटर सीफेप 5 विंटर 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सॉल्व किया था, जो कि एनपीओ की टैक्सेशन से पर्टेन था। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जो कि एक ही स्पेसिफिक सेक्शन से पर्टेनिंग एक सिंपल सी केस स्टडी पूछी गई है। 7 मार्क की वेटेज है सवाल की, मैं रीड करता हूँ, फिर से डिस्कस करेंगे और फिर इसका आईकेप का सॉल्यूशन भी रीड करेंगे, चूंकि थियोरेटिकल सवाल है, केस स्टडी बेस्ड सवाल है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। कहता है सन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the business of providing software development and system integration services to its client. SPL is registered with the Pakistan Software Export Board PSAP. हमारे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सन सॉल्यूशंस के नाम से, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज के नोमेनक्लेचर से ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज जो कि इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन हुई हुई है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन हुई हुई है, ये मेरा ख्याल है कि आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज की बात हो रही है। और जो ये कंपनी है एसपीएल, ये पीसैप यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड भी है। कहता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 SPL received a net amount of 15 million from foreign telemedicine company for providing software development services. The full amount of the export proceeds were received in Pakistan in foreign exchange equivalent to 53,956 USD through the normal banking channel. तो टैक्स ईयर 2025 में एसपीएल ने 15 मिलियन रुपीस का अमाउंट रिसीव किया। एसपीएल ने 15 मिलियन का अमाउंट रिसीव किया किसी फॉरेन टेलीमेडिसिन कंपनी से, क्योंकि इनके लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की थी। जो भी फुल अमाउंट है वो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीड से जो हमने प्रॉपर पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू रिसीव किया। विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द ग्रॉस सर्विस चार्जेस वाज डिडक्टेड बाय द फॉरेन कंपनी व्हाइल मेकिंग द पेमेंट। यानी कि जो हमारी ये फॉरेन हमारा क्लाइंट है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन मेडिसिन कंपनी है, इसने 5% की विदहोल्डिंग की है रेलिवेंट फॉरेन टैक्स लॉस के तहत फॉरेन कंट्री में, और फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमें पाकिस्तान में पे कर दी। अच्छा, पाकिस्तान में जब वो अमाउंट रिसीव हुई होगी तो हमारे बैंक ने भी कुछ टैक्स डिडक्ट किया होगा, और बैंक ने टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 15 मिलियन हमें पे कर दिया। ठीक है। रिक्वायरमेंट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस इफ एसपीएल वाज नॉट रजिस्टर्ड विद द पीसैप। एक तो हमें ये बताना है कि ये जो सिनेरियो में दिया हुआ है, इस सिनेरियो में क्या टैक्स इंप्लीकेशन होगी। फिर हमें ये भी बताना है कि अगर तो ये एसपीएल पीसैप में रजिस्टर्ड ना होता तो फिर क्या होता, पीसैप में अगर इसकी रजिस्टर्ड ना होती तो फिर क्या इंप्लीकेशंस होती। तो यानी कि दो डिफरेंट सिनेरियोज है कि अगर ये पीसैप में रजिस्टर्ड है गिवन सिनेरियो में तो इसकी क्या टैक्स इंप्लीकेशन होगी, और अगर ये पीसैप में रजिस्टर्ड ना होता तो फिर अकॉर्डिंगली क्या टैक्स इंप्लीकेशन अराइज हो रही होती। तो अच्छी बात यह है कि जो ये पूरा 7 मार्क का सवाल है ये टोटली एक ही सेक्शन पे बेस्ड करता है। इसके लिए आपको मल्टीपल सेक्शन या मल्टीपल इनकम टैक्स के प्रोविजंस या क्लॉजेस को रेफर करने की जरूरत नहीं है। और वो सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन है सर हमारा सेक्शन 153। तो सेक्शन 153 पे आने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज की डेफिनेशन को रीड कर लूँ, क्योंकि ये देख भी लेंगे इन सर्विसेज, जिस सर्विसेज का जिक्र इस सवाल में किया है क्या वो आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज है। तो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो हमने पैसे भी रिसीव किए वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के रिसीव किए। तो अगर आप आईटी सर्विसेज की डेफिनेशन देखें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। तो ये तो हमने कंक्लूड कर लिया। दूसरा चलते हैं हम सेक्शन 153 की तरफ। ओके सॉरी, सेक्शन 153 सेक्शन 154A एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारे पास सेक्शन 154 है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारे पास सेक्शन 154 है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारे पास सेक्शन 154A है। 153 नहीं 154A देखेंगे यहाँ पे। तो सेक्शन 154 एक्सपोर्ट है और इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हुई है, और 154A है जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। अब वैसे तो ये सेक्शन हमने ऑलरेडी अपने क्लासेस में कवर किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। इस सेक्शन में लिखा है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ऑथराइज डीलर है, जब भी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट पाकिस्तान में पैसे रियलाइज करेगा इन सर्विसेज के अगेंस्ट, इन सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट, तो वो अकॉर्डिंगली टैक्स डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट है वो सामने वाले टैक्स पेयर को पे कर देगा। यानी कि जो भी बीच में इंटरमीडियरी है, जो भी बैंकिंग कंपनी है या जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ऑथराइज डीलर है, उसको विदहोल्डिंग एजेंट बनाया कि जब भी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के पैसे पाकिस्तान में रिसीव करे तो उससे सेक्शन 154A के तहत टैक्स डिडक्ट करके
जो भी हमारा लोकल टैक्स पेयर है उसको रिमेनिंग अमाउंट पे कर दे। टैक्स किस किस पे डिडक्ट होगा? सर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज पे विदहोल्ड होगा वियर द एक्सपोर्टर इज रजिस्टर्ड विद एंड ड्यूली सर्टिफाइड बाय द पीसेप। अगर पीसेप से रजिस्टर्ड है तो इन चीज़ों पे टैक्स विदहोल्ड होगा। इवन कि अगर हम पीसेप से रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हमारी विदहोल्डिंग होगी, लेकिन फिर वो विदहोल्डिंग टेक्निकल सर्विसेज में फॉल कर जाएगी या अदर सर्विसेज में फॉल कर जाएगी। ठीक है, फिर इसी सेक्शन में लिखा है कि जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ बाय डिफॉल्ट ये फाइनल टैक्स है, बाय डिफॉल्ट ये फाइनल टैक्स है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस कि रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल किया हो, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली फाइल की हो, सेल्स टैक्स रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल किए हो अगर रिक्वायर्ड है। अच्छा, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर हम सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए में फॉल करते हैं। सबसेक्शन 1 ए का क्लॉज ए क्या है? सबसेक्शन 1 ए का क्लॉज ये है कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम पीसेप से रजिस्टर्ड है। अगर तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज की एक्सपोर्ट हो रही है और हम पीसेप से रजिस्टर्ड है तो इस केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू गो फॉर फाइनल टैक्सेशन, इन ऑर्डर टू गो फॉर फाइनल टैक्स रिजीम। और जो भी हमने फॉरेन कंट्री में टैक्स वगैरह पे किया इसका में फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। तो सबसेक्शन 2 के तहत इस सेक्शन का जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो फाइनल टैक्स है, लेकिन फिर आगे भी लिखा है कि अगर हम चाहें तो फाइनल टैक्स से ऑप्ट आउट कर सकते हैं और फिर अपनी इनकम को नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें होंगी, अगर तो सबसेक्शन 2 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फाइनल टैक्स रिजीम, अगर सबसेक्शन 2 की कंडीशंस फुलफिल होती हैं और हम ऑप्ट आउट करते हैं तो फिर फाइनल टैक्स रिजीम नहीं होगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा। लेकिन अगर सबसेक्शन 2 की कंडीशंस ही फुलफिल नहीं होती, हमने रिटर्न फाइल नहीं किया, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, अगर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना था वो फाइल नहीं किया, तो फिर भी ये फाइनल टैक्स रिजीम नहीं होगा, फिर भी ये नॉर्मल टैक्स रिजीम बन जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं सेक्शन 154 ए के टैक्स रेट्स भी देख लूँ कि सेक्शन 154 ए के टैक्स रेट्स क्या है, वैसे तो मुझे याद है कि सारी सर्विसेज में 1% और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर और आईटी इनेबल सर्विसेज के केस में 0.25%। तो ये हमने रेलेवेंट डिवीजन ओपन कर लिया है। एक्सपोर्ट प्रोसीड ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज 0.25% ऑफ द प्रोसीड फॉर द टैक्स ईयर 2024 टू टैक्स ईयर 2026 और बाकी सारी सर्विसेज के केस में 1%। तो यही एक सेक्शन है 154 है जो कि इस सवाल में टोटली अप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या क्या बातें करेंगे, देखें सबसे पहले तो हमारा जो ग्रॉस अमाउंट है वो हमें नहीं पता कि ग्रॉस अमाउंट कितना है, फिर ग्रॉस अमाउंट से लेस हुई फॉरेन इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग, ये सवाल में इन्होंने बताया कि जो भी हमारा फॉरेन कस्टमर है इसने 5% का फॉरेन इनकम टैक्स विदहोल्ड किया है, तो जो भी ग्रॉस अमाउंट हुई होगी उससे हमारी फॉरेन इनकम टैक्स की 5% की विदहोल्डिंग होगी और फिर ये नेट अमाउंट रेमिटेड टू पाकिस्तान होगा। ठीक है, फिर जो भी हमारी नेट अमाउंट पाकिस्तान में रेमिट हुआ इसमें हमारी विदहोल्डिंग हुई होगी अंडर सेक्शन 154 है, और सेक्शन 154 में कितनी विदहोल्डिंग हुई होगी सर? सेक्शन 154 में विदहोल्डिंग हुई होगी 0.25% की। और फिर ये हमारे पास नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय, हमारी कंपनी का नाम क्या है? सन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली कुछ इस तरह की वर्किंग होगी कि सबसे पहले एक ग्रॉस अमाउंट होगा, उस ग्रॉस अमाउंट से जो भी हमारा फॉरेन कस्टमर इसने 5% का फॉरेन इनकम टैक्स विदहोल्ड किया, नेट अमाउंट पाकिस्तान रेमिट कर दी। पाकिस्तान में जो अमाउंट नेट रेमिट हुई उसमें से भी 0.25% की बैंक वगैरह ने विदहोल्डिंग की होगी और नेट अमाउंट हमें पे कर दिया होगा। अब इन्होंने सवाल में बताया कि हमें नेट अमाउंट कितना मिला है? 15 मिलियन। हमें नेट अमाउंट कितना मिला है? 15 मिलियन। यानी कि ये वाला जो अमाउंट है ये 15 मिलियन है, ये वाला जो अमाउंट है वो 15 मिलियन है। हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं इसे 100 मान लूँ, इसे मैं 100 मान लूँ तो इसी 100 से 0.25% की विदहोल्डिंग हुई है, इसी 100 से 0.25% की विदहोल्डिंग हुई है। ठीक है, अगर मैं इसे 100 मान लूँ तो इसी 100 से 0.25% की विदहोल्डिंग हुई है, यानी कि हमें नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 99.75। तो अगर मैं इसे ग्रॉसअप करूँ, ग्रॉसअप कैसे करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 99.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25, फिफ्टीन की अमाउंट जो हमें पाकिस्तान में नेट रिसीव हुई आफ्टर फॉरेन इनकम टैक्स विदहोल्डिंग, आफ्टर लोकल बैंक विदहोल्डिंग
इसे मैंने डिवाइड कर दिया 99.75 से, मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, तो इतना विद होल्डिंग टैक्स पाकिस्तान का अमाउंट आ गया। और इसी को अगर मैं डिवाइड करूँ 99.75 से और मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो इतना अमाउंट हमें पाकिस्तान में रिसीव हुआ था, इतना अमाउंट हमें पाकिस्तान में रिसीव हुआ था। अच्छा, फिर हम ये बात जानते हैं कि बाहर जो हमें एक्चुअली अमाउंट मिलना था उसे अगर हम 100 मान लें, तो इस 100 से 5% की विदहोल्डिंग हुई है, इस 100 से 5% की विदहोल्डिंग हुई है, सॉरी, इस 100 से 5% की विदहोल्डिंग हुई है, यानी कि 5। तो हमें जो नेट अमाउंट पाकिस्तान में मिला है, हमारे बैंक को मिला है, वो कितना 95। तो हम वापस ग्रॉस अप कर देंगे, किस तरीके से, 15.04 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई बाय 5, और 15.04 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने पूरी एक मूवमेंट बना ली ग्रॉस अप करके, वर्किंग बैक करके, कि एक्चुअली हमारी फीस इतनी थी, फॉरेन इनकम टैक्स विदहोल्डिंग उतनी हुई, फिर पाकिस्तान में इतना अमाउंट आया, फिर पाकिस्तान के बैंक ने इतना काटा और नेट अमाउंट हमें इतना मिल गया। ये नंबर सिर्फ इसलिए कैलकुलेट किए क्योंकि आईकेप का सोल्यूशन में जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपको ये नंबर्स नजर आएंगे। अच्छा, अब होगा क्या कि इन्होंने सवाल में बताया कि हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पीसैप से रजिस्टर्ड हैं। तो हमारा जो ये 0.04 का विदहोल्डिंग हुआ है बाय द बैंकिंग कंपनी, ये फाइनल टैक्स जी में चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट फाइनल टैक्स जी में चला जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो, हमने अपना विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल किया हो। चूंकि हम पीसैप से रजिस्टर्ड है तो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो भी हमने फॉरेन इनकम टैक्स पे किया इसकी हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक इम्प्लीकेशन तो ये होगी कि हमारा जो ये 0.25% की विदहोल्डिंग हुई 0.04 मिलियन की, ये हमारा फाइनल टैक्स है, हमने अपना रिटर्न फाइल किया हो, हमने अपना विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल किया हो, और हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। इन केस कि अगर हम ऑप्ट आउट करना चाहें तो हम ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्स में ले जा सकते हैं। नॉर्मल टैक्स में फिर हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगी। नॉर्मल टैक्स में अगर इस इनकम को ले जाते हैं तो फिर हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा, हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस इफ एसपीएल वाज नॉट रजिस्टर्ड। अगर तो एसपीएल रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इसके ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम के लिए एक और कंडीशन आ जाएगी कि इसे सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। फाइनल टैक्स रिजीम में जाने के लिए एक और कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि अब हमें सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन ही इस सवाल का आंसर है, और यही सारी बातें मोरलेस आईकेप ने अपने सोल्यूशन में भी लिखी है। ये मैंने आपके सामने आईकेप का सोल्यूशन प्रेजेंट किया, इसे भी मैं रीड कर लेता हूँ। कहता है software development services fall within the definition of IT services and are subject to withholding tax at the rate of 0.25% of the export proceed, as SPL is registered with and certified by the Pakistan Software Export Board. Therefore, withholding of 0.04 million, ये 0.04 million हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, 15 million divided by 19.75% into 0.25% will be deducted at the time of realization of export proceed, totaling 15.04 million received by the authorized dealer. ऑथराइज डीलर ने एक्चुअली इतने रिसीव किए 0.25% के हिसाब से 0.4 मिलियन की विदहोल्डिंग की और हमें नेट अमाउंट ये पे कर दिया। द टैक्स ट्रीटमेंट कैन हैव फॉलोइंग टू ऑप्शंस। इफ एसपीएल इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम, टू बी एलिजिबल फॉर इनकम अंडर फाइनल टैक्स रिजीम एसपीएल मस्ट फुलफिल द 3 कंडीशंस। यहाँ पे 3 कंडीशंस आएंगी। एक तो हमने अपना रिटर्न फाइल किया और दूसरा हमने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल किया और हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। फॉरेन टैक्स कितना है 0.75 मिलियन, 15.04 को डिवाइड किया 95 से, मल्टीप्लाई किया 5 से, जो हमने यहाँ काम किया था। और अगर हम कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो हमारी इनकम नॉर्मल टैक्स में जाएगी। अगर हमारी इनकम नॉर्मल टैक्स में जाती है, इफ एसपीएल डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड, इनकम शैल बी टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स regime. Under this option, the income will be taxed under the head income from business. Additionally, SPL will be allowed to claim a foreign tax credit which will be the lower of। अच्छा, ये बात मैंने नहीं बताई थी कि जो टैक्स क्रेडिट होगा वो लोअर होगा। लोअर ऑफ 2 थिंग्स, फॉरेन इनकम टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स पेबल और नेट फॉरेन सोर्स इनकम। पाकिस्तान टैक्स पेबल और नेट फॉरेन सोर्स इनकम। तो इन्होंने कहा कि लोअर ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड दैट इज 0.75 मिलियन एंड पाकिस्तान इनकम टैक्स दैट इज जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड था इसका 29%। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रोसीड पे डायरेक्ट 29% नहीं लगना चाहिए, इससे कुछ एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आप सिंपली ये बता दें कि फॉरेन टैक्स रेट वुड बी लोअर ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स पेबल ऑन नेट फॉरेन सोर्स इनकम। तो मेरा ख्याल है कि आंसर सही होगा। तो ये सवाल के पहले इससे एक आंसर है। फिर सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट में कहा कि व्हाट इफ कि अगर ये पीसैप से रजिस्टर्ड ना होता, तो हम ये कह देंगे इफ एसपीएल इज नॉट रजिस्टर्ड विद पीसैप, the withholding tax deducted by authorized dealer at the time of proceed would be 1% instead of 0.25%। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो ये पीसैप से रजिस्टर्ड नहीं है
तो फिर विदहोल्डिंग 0.25% नहीं होगी, क्योंकि 0.25% की विदहोल्डिंग पीसेप के साथ जुड़ी हुई है। अगर तो पीसेप से रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर विदहोल्डिंग 1% होगी। इन दिस केस द डिडक्शन अमाउंट विल बी, तो इन्होंने 15 मिलियन को 99 और 1% से क्रॉस अप कर दिया। मोर ओवर, इफ एसपीएल ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, इट मस्ट फुलफिल एन एडिशनल कंडीशन बियॉन्ड दोस स्पेसिफाइड। ये 3 कंडीशन तो फुलफिल करनी है। इसके साथ साथ इट मस्ट फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर द फेडरल और प्रोविंशियल, इसे अपने सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होंगे। तो ये बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगर किसी ने सेक्शन 154A मुनासिब तरीके से भी समझा तो इस सवाल में बआसानी 5 से 6 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकता है। तो आई होप कि इस सवाल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।